सभी बच्चों को सुप्रभात, नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज बच्चों हम चलते हैं क्लास 8th और 8th का लिया है हमने तीसरा टॉपिक आपकी बुक वसंत से। कौन सा? बस की यात्रा। बच्चों, बस की यात्रा में लेखक ने क्या कहना चाहा कि व्यंग्यात्मक एक हास्य व्यंग्य रचना है। इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि पुराने जो व्यक्ति होते हैं वह काफी अनुभवी होते हैं। अरे इतने अनुभवी होते हैं, उनको जिंदगी की सारी परख होती है। अरे वो किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करते, वह आराम की जिंदगी जीते हैं और अपने सारे जीवन को सुखी व्यतीत करते हैं। तो इसी तरह की एक व्यंग्यात्मक कहानी यहां पर ली है। एक हास्य व्यंग्य कहानी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए बच्चों कि बस की यात्रा, और यहां से प्रारंभ करते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया। साहब क्या किया? यह तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। कहां? पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना। बच्चों कहां पर पढ़ते हैं? ये मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो किसको मिला देती है? जबलपुर ट्रेन से मिला देती है। लेखक कहां से चल रहे हैं? पन्ना से। बस में कहां तक सफर करना चाहते हैं? सतना तक। उसके बाद सतना में उनको क्या मिलेगी? ट्रेन, जो कहां पे पहुंचाएगी? जबलपुर। बिल्कुल। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी, बच्चों क्या सलाह दी? लोगों ने जो उसमें सफर कर रहे थे उनको सलाह दी कि समझदार आदमी ये शाम वाली बस में सफर नहीं करते हैं। कहा क्या? रास्ते में डाकू मिलते हैं। लेखक और 5 मित्रों ने कहा भाई क्यों नहीं करते? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? कि नहीं साहब नहीं, अरे बस ही डाकिन है। यानी बस क्या करती है? खा जाती है। अब देखो इसमें बस का फोटो देखो बच्चों, फिर आगे चलें। बस को देखा, बस आई साहब सड़क पर, चौराहे पर। अरे श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध, यानी बहुत बूढ़ी थी बच्चों। क्या थी? बहुत बूढ़ी, यानी बहुत पुरानी, एकदम खटाला से खटाला बस। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अरे यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? क्या थी कि इसको तो एक जगह खड़ी करो और इसकी पूजा करो, क्योंकि इसने लोगों की बहुत सेवा की। लेकिन पूजा के योग्य बस को भी क्या कर रहे थे? सड़क पर चला रहे थे। आगे चले बच्चों, फिर हमने देखा, देखो आगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि बस कंपनी के जो हिस्सेदार साहब थे ना, वह भी क्या कर रहे थे? उसी बस में बैठे हुए थे। हाँ, हमने उनसे पूछा क्या कि यह बस चलती भी है? अरे भाई ये बस चलती भी है साहब। उन्होंने क्या बोला? वह बोले अरे चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है यह हाजी, और कैसे चलेगी? यानी अपने आप ही तो चलती है ना बस से, और कैसे चलेगी? हाँ, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। किसने कहा? लेखक ने। हम आगा पीछा होने लगे कि बैठे या नहीं बैठे, बैठे या नहीं बैठे, बैठे या नहीं बैठे। फिर डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत,
चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है बच्चों। कभी भी इस बस ने किसी को धोखा नहीं दिया है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और हम क्या किया, हम पांचों मित्र उस बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, अरे जो छोड़ने आए थे वह इस तरह से देख रहे थे, कैसे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी क्या कि आना जाना तो लगा ही रहता है। अरे जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। इसका मतलब क्या है कि या तो जिंदगी पार हो जाएगी या मर जाओगे। ऐसे जैसे अंतिम अवस्था में कहते हैं ना लोग, क्या कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सभी को एक न एक दिन जाना है। तो ऐसी बातें ही वहां पर खड़े हुए लोग दोहरा रहे थे, टाटा बाय बाय कर रहे थे, यानी कि वो फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये पता नहीं है। आदमी को कुछ करने की, यानी मृत्यु जब किसी की होती है तो एक मृत्यु का भी क्या होता है बच्चों, बहाना होता है। तो यहां पर कुछ करने के लिए भी एक निमित्त चाहिए, यानी एक बहाना चाहिए। आगे चले कि सचमुच, अरे सचमुच इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, लेकिन जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी सारे कांच आधे अधूरे थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही क्या है बच्चों, इंजन है। आगे चले, हम आगे चलें, फिर आगे देखो, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अरे उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे से क्या कर रहा था, असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग, सीट अलग, कांच अलग, इंजन अलग, यानी इस तरह से बिखरे हुए थे। तो उनको भी आटा साटे जोड़ जुड़ा करके बस को चलाया जा रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया बच्चों, छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसा एक मां अपने बच्चे को गोद में दूध की बोतल देती है। इसी तरह से वो भी क्या कर रहा था, उस इंजन को पेट्रोल पिला रहा था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अरे ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था कि पता नहीं ये बस किससे टकराएगी। अरे स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएगा तो ये क्या होगी, किसी न किसी पेड़ से टकराएगी और हम सब मर जाएंगे। जो भी पेड़ आता डर लगता इसे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो क्या है जी, अरे बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है। हाँ, इत्तेफाक की बात है। क्या इत्तेफाक की बात है।
फिर क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी यानी पछतावा हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो बियबान बच्चों, बियबान यानी होता है जंगल, प्राणांतक, प्राणांत मृत्यु। यदि इसकी यहीं पर मृत्यु हो गई यानी इसके यहीं पर प्राण निकल गए तो इस जंगल में ही इसकी अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार करनी पड़ेगी, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा या अंतिम संस्कार करनी पड़ेगी। हिस्सेदार, आगे चलते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अरे चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़े हो जाती और कहती, अरे निकल जाओ भैया। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एकाएक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक क्या हुआ, एकदम एक टायर क्या हुआ, फिस कर बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो वह उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार किससे देखा, श्रद्धा भाव से। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस है ना। गाड़ी के कुछ भी हो सकता है लेकिन गाड़ी में बैठे हुए जो सफर कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होगा। देखा वह टायरों की हालत जानता था, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना, यानी उत्सर्ग यानी होता है त्याग, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब होता है जिसको लांघा नहीं जा सकता। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो सकता। इसे तो किसी प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार करते, कहते कि वह महान आदमी आ रहा है। क्या कहते? कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए क्या कर दिया बच्चों, प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे हमें कहां जाना है, लोक को प्राणायाम, यानी इस लोक से दूसरे लोक में जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी यानी बेबसी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक क्या हो गया, चालू हो गया। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये हास्य व्यंग्यात्मक कहानी? अच्छी लगी होगी। तो हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न एनसीईआरटी के हैं बिल्कुल। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखो आप, ये मूल्यांकन प्रश्न है। इससे ये पता चलता है कि आपको कितना तो समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा क्यों जग गई? श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि हिस्सेदार साहब ने बस की हालत को देख रहे थे। अरे उसके टायर इतने घिस चुके थे कि बस चलने लायक नहीं थी, फिर भी वह उसी बस में आराम से सफर कर रहे थे। और जब भी टायर पंचर होता तो वह टायर बदलवा लेते, लेकिन उन्होंने कभी भी नया टायर नहीं लिया था। बच्चों लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। बच्चों लोगों ने सलाह यह क्यों दी? इसलिए दी कि बस पर किसी को कोई भरोसा नहीं था।
रात्रि में बस में कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। वह किसी भी जंगल के किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी, खाई में कूद सकती थी, नाले में गिर सकती थी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बस से कोई क्या नहीं था, इसलिए लोग सलाह देते थे कि शाम वाली बस से सफर नहीं करना चाहिए। यह भी आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा बच्चों? क्योंकि एक बस का एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्या कर रहा था, तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। कांच आधे टूटे हुए थे, आधे अंदर जा चुके थे, आधे बाहर थे, आधे लगे हुए थे। सीट बॉडी से अलग थी, कभी बॉडी सीट पर तो कभी सीट बॉडी पर। इंजन अरे खोल करके वहां पास में रख लिया और एक नलची से पेट्रोल पिलाया जा रहा था। इसलिए उसी असहयोग के कारण क्या ऐसा लग रहा था कि जैसे तो हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। बच्चों ये समझ में आया आपको? अरे गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि जब उसने पन्ना में बस की हालत को देखा तो ऐसा लगा कि यह बस तो चलने लायक नहीं है। अरे काफी वयोवृद्ध थी, काफी बूढ़ी थी, ये तो एक पूजा के योग्य है, इसको तो एक जगह खड़ी करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जब उसने बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है, तो उसने भी कह दिया कि क्यों नहीं चलती, बैठिए अभी चलेगी। बिल्कुल, ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि चांदनी रात थी, बस जैसे धीरे धीरे रेंग रही थी और बस में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जब भी कोई पेड़ आता, लेखक को ऐसा लगता कि यह बस बिल्कुल इसी पेड़ के टकराएगी। जब वो पेड़ निकल जाता, दूसरा पेड़ आता, तो फिर सोचता कि ये बस टकराएगी। तो वह प्रत्येक पेड़ को क्या समझ रहा था बच्चों? अपना दुश्मन समझ रहा था। आगे चले। सविनय के किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, किस उद्देश्य से हुआ था? अंग्रेजों भारत छोड़ो के उद्देश्य से। कब? 1942 को और 1921 को भी। ठीक है, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे चले बच्चों, हम आगे चलते हैं। भाषा का ज्ञान, इसकी भी जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब इसमें कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। निमित्त यानी कारण, गोता यानी डुबकी लगाना, इत्तेफाक यानी संयोग, बियबान यानी जंगल, अंत्येष्टि मृतक कर्म और प्रयाण प्रस्थान मरना, बेताबी यानी बेचैनी। तो हमने एनसीईआरटी के प्रश्न डिस्कस किए, ठीक है, शब्दार्थ, और हमने पाठ पढ़ा, समझा, कठिन शब्दार्थों के बारे में आपको बताया। तो और आगे चलते हैं। तो बच्चों चलें हम देखें कि बस की यात्रा, और बस की यात्रा में किस टाइप के प्रश्न है। देखो आप, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि किस किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये देखिए अभ्यास, हमने यहाँ पे लिया अभ्यास कार्यपत्रक जो रेजोनेंस के द्वारा हमारे द्वारा तैयार किया हुआ है। तो इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहले कि सभी मित्रों ने कितने बजे वाली बस से जाना तय किया? तो बच्चों शाम को 4 बजे वाली से, बिल्कुल पढ़ा है आपने। दूसरा है गांधी जी ने कौन से आंदोलनों में भाग नहीं लिया? बच्चों सविनय में लिया, असहयोग में लिया, सहयोग में लिया, पंचशील समझौते में नहीं लिया है। ठीक है, और इस यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई है, बिल्कुल है। नेक्स्ट है लेखक ने बस को क्या कहा? नागिन, डाकू, डाकिन, चोर। तो डाकिन कहा है, बिल्कुल। आगे चले हम। बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह कथन किसका है? कंपनी के हिस्सेदार का, अभी आपने पढ़ा है। निम्न में से अंग्रेजी शब्द कौन सा है? स्टार्ट।
नहीं है। स्टार तो है, स्टीयरिंग भी है, ड्राइवर भी है, बिएबान एक उर्दू का शब्द है, तो बिएबान इसका सही आंसर होगा। बच्चों अभ्यास प्रश्न में अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखें। बस पर सवार नहीं हुआ जा सकता, क्यों? क्योंकि बस चलने लायक नहीं है, कभी भी खराब हो सकती है, किसी भी पेड़ से टकरा सकती है, किसी भी खाई में गिर सकती है, इससे बस पे सवार नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि बस और कई बहुत बड़ी है। अगला है कि यह बस चलती भी है, किसने किससे? यह बस चलती भी है, ये लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार साहब से पूछा। बच्चों लेखक की रेलगाड़ी किस स्टेशन में मिलने वाली थी? जबलपुर, सतना से जबलपुर वाली ट्रेन उसको मिलने वाली थी। ठीक है, तो आगे चलें। फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10, लघु बड़े। प्रकृति के लुभावने दृश्य लेखक को कैसे लग रहे थे? प्रकृति के लुभावने दृश्य लेखक को कैसे लग रहे थे कि जैसे तो उसकी जान हथेली पर हो, यानी प्रत्येक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि ये बस जो चल रही है धीरे धीरे उसकी लाइटें डिम होने लगी थी, जाने लगी थी, जैसे एक वृद्धा की रोशनी, आंखों की रोशनी चली जाती है, तो वो ये समझ रहा था कि यह किसी भी पेड़ से टकराएगी, किसी भी खाई में गिरेगी, तो उसको वह दृश्य, उसका आनंद उसको नहीं आ रहा था। पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने पर ड्राइवर ने क्या किया? क्या किया बच्चों? ड्राइवर ने उसे अपने पास रखा, और जिस तरह से एक माँ अपने शिशु को बोतल से दूध पिलाती है, वह उस बाल्टी में पेट्रोल लेकर के एक नलची से उस इंजन में डालने लगा। फिर है लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को महान क्यों कहा? इसके पीछे व्यंग्य क्या है? लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को महान इसलिए कहा क्योंकि वह बहुत पुरानी, यानी बहुत पुरानी जो बस चलने लायक नहीं थी उसको भी चला रहा था। इसके पीछे यह है कि एक जीवन के अनुभव होते हैं। अरे जीवन के अनुभव जो पुराना होता है उसमें ज्यादा होता है, और नए में कम होता है। उसको बस कंपनी के मालिक को ये पता है कि ये बस किस रफ्तार से चलानी है, कैसे चलानी है, क्या क्या इसमें समस्याएं आ सकती है, तो वह बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा हुआ था, और क्या कर रहा था? आराम से सुकून से बैठा हुआ था, और सभी जो भी सवार थे उनको सांत्वना दे रहा था कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बस काफी अनुभवी है। बच्चों ये डीपीपी हमने की। अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी के प्रश्न जो मैंने आपको डिस्कस किए कि किस तरह से लिखते हैं, कि देखो बच्चों कितने शब्दों में लिखते हैं, तो इसमें पहला, दूसरा, हाँ, तीसरा, चौथा लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से हम इस डीपीपी एनसीईआरटी के प्रश्न हमने हल किए। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और नई आशा, नई विश्वास के साथ फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा लेकर के। तब तक के लिए इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद बच्चों।